एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुबैना तलवार और हमें इस वीडियो से जानना है कि भाई हमें इंग्लिश को कैसे पढ़ना है। अब ये उन बच्चों के लिए है जो 9th से पास आउट हो चुके हैं, 10th में आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम की टेंशन है और हमें पता ही नहीं है इंग्लिश को कैसे पढ़ना। तो उनके लिए ये वीडियो है और ध्यान से उन बच्चों को देखना है कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स को याद रखना है और शुरू से ही हमें इंग्लिश को पढ़ना है। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है और लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमें उसे बहुत ही ज्यादा आराम से पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, वैसी इंग्लिश है एक तरह से, ठीक है। लेकिन इंग्लिश को पढ़ने के लिए आपको कुछ टिप्स हैं जो आपको याद रखनी है जैसे ही सेशन शुरू हो रहा है। आप इंग्लिश को कंसीडर नहीं करोगे, निग्लेक्ट करोगे, मुझे पता है, ये बच्चों का नेचर है और आपकी जगह हम थे तो हम भी यही करते थे। लेकिन हमने गलती करके सीखी है तो आप गलती ना करें तो पहले ही सीख लो, है ना। तो सबसे पहले याद रखिए कि जैसे आप 10th में आए तो अब आपके लिए ना इंग्लिश भी एक बहुत ही मैटर करेगा, जैसे 9th में करता था और आपने निग्लेक्ट करा होगा, ठीक है। जैसे आप 10th में आते हो तो आपकी जो परसेंटेज होती है वो पांचों सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट होती है और एक को अगर आपने कम समझा तो वही आपको डुबो देता। तो सबसे पहले अगर आपको 10th में एक क्लैरिटी चाहिए तो ये याद रखिए कि आपके जो 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पांचों के पांचों उतनी ही वेटेज गेन करेंगे आपकी परसेंटेज को बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने इंग्लिश पढ़ी नहीं पढ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है अब तक, लेकिन 10th में आ गए हो तो सबसे पहले क्या करोगे, एग्जाम के पैटर्न को देखना है और साथ ही साथ सिलेबस को देखना है। तो यही हमारा पहला पॉइंट हो जाता है कि एग्जाम का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, वो आप जरूर देखिएगा। और यहाँ पे कंफ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है हमारे स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। स्टेट बोर्ड के बच्चे ना सीबीएसई के पीछे पीछे दौड़ते हैं क्योंकि यूट्यूब चैनल पर सीबीएसई ही चल रहा होता है ना। लेकिन आपको याद रखना है कि देखिए, आपकी चाहे बुक सेम है एनसीईआरटी, लेकिन एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हो सकता है। और फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको कहा यूपी बोर्ड के हैं तो यूपी बोर्ड की साइट पर देखो जाकर, बिहार बोर्ड के हो तो भाई बुक चेंज है, ठीक है। बाकी दूसरे बोर्ड्स के हो तो देखिए कौन सी बुक लग रही है, कैसा पैटर्न है, क्या क्या सिलेबस है उस चीज का। एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस जरूर देखिए। सीबीएसई के हो, आपको लग रहा है लास्ट ईयर वाला ही सेम सिलेबस है, फिर भी जाकर एक बारी गो थ्रू कर लीजिए सिलेबस को, एक बारी देख लीजिए। देखिए, वीडियो सुन लोगे ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बारी अपनी आंखों से जाकर देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है आपको कि भाई अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिलेबस में, अच्छा ये बोल रखा है तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है जो सीबीएसई रिकमेंड करा है, एक बारी गो थ्रू करना है, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। देखो, इंग्लिश पढ़ते हो ना तो आपको मैंने बार बार कहा इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको चैप्टर्स को गो थ्रू करना होता है। आपने सिलेबस जान लिया, आपने बुक देख ली, एग्जाम सिलेबस और पैटर्न से आपको ये पता चल गया कौन कौन सी बुक आ रही है, ठीक है। बुक की अवेयरनेस आपके अंदर क्रिएट हो गई। उसके बाद जैसे आपने बुक को खोला तो उसे एक स्टोरी की तरह आपको पढ़ना है। मैंने आपको कहा कि जैसे मैंने आपको कहा ये वीडियो ना मैं इस तरीके से लेकर आई हूं ताकि आपको हेल्प मिल जाए, तो वैसे ही यहां पर यही बोल रही हूं कि जैसे एनसीईआरटी के चैप्टर्स आपको बोल रहे हैं, मतलब कि आपको स्टोरी पढ़ के ये लगे अरे जो राइटर है वो हमें ये बता रहा है, तो तब आपको इंग्लिश समझ में आएगी, ठीक है। तो कैरेक्टर जो है ना, जो राइटर ने जो जो से कैरेक्टर बोले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप 10th में आए तो सबसे पहला चैप्टर आता है लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड में ही अरे लैंचो बोल रखा है, ठीक है। लैंचो भगवान से बात कर रहा है, मतलब कैसे एक लेटर के थ्रू भगवान को मैसेज पहुंचा रहा है। तो यहां पर आप सोचिए, अच्छा राइटर हमें बता रहा है कि लैंचो है, लैंचो लेटर लिख रहा है, ये एक एग्जाम्पल है। तो आप हमेशा याद रखिए कि कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन कैरेक्टर को आपको क्या करना है, एक स्केच बनाना है, कैरेक्टर स्केच लिखना है, ठीक है। और जैसे आपने चैप्टर रीड किया तो एक पेपर पे कैरेक्टर स्केच अपने आप लिखे पॉइंट्स वाइज। देखिए, एग्जाम में पॉइंट वाइज नहीं लिखना, पैराग्राफ वाइज लिखना है, लेकिन प्रैक्टिस में आप क्या करो कि ये पॉइंट लिख लो, अच्छा इससे सेंटेंस बनाना है, अरे इससे सेंटेंस बनाना है। चैप्टर रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो चैप्टर रीडिंग को निग्लेक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और मैं ये कह रही हूं स्टार्टिंग से अगर आपने 2
घंटे इंग्लिश को दे दिए, दैट इज सफिशिएंट। बाकी सब्जेक्ट को आप 4 घंटे दीजिए, 5 घंटे दीजिए, उसकी ट्यूशन लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इंग्लिश में आपको क्या करना है, जैसे जैसे बस बता रही हूं वैसे वैसे आप करिए। और हाँ, इसके लिए हम, जैसे मैंने आपको कहा कि घर बैठे ही आप क्या कर सकते हो, कोर्स को परचेज कर सकते हो, और 2 घंटे को कैसे मैनेज करना है वो मेरे साथ आप कर सकते हो। बस आपको कोड लगाना है रुबैना10, RUBENAT10, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए मेरी स्पेलिंग को, क्योंकि आप क्या करते हो, रुबीना बोल देते हो। यार मैं नाम से थोड़ा ऑब्सेस्ड हूँ, और अगर आपने स्पेलिंग गलत करी तो कोड नहीं लगेगा, ठीक है। RUBENA और 10, आपको कोर्स को परचेज आपने कर लिया। रोज की 1 घंटे की क्लास आपको दिख रही है, साथ ही साथ मैं बता रही हूँ कि 1 घंटे बाद आपको क्या करना है, होमवर्क आपको मिलेगी, PPTs आपको मिलेंगी, और माइक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ऑफलाइन की तरह टच हो जाएगा। आपने अपने फोन का माइक खोला और बोला, जैसे नॉर्मली जैसे फोन पे बात करते हो ना, सेम वैसे ही है, ठीक है। आपने डाउट को पूछा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप घर पे नहीं हो, आप मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप घर पे नहीं हो, क्योंकि आपको ऐसे ऑफलाइन वाली टच आएगा, और टाइम बचता है, ठीक है। इन चीजों से ना बहुत ज्यादा टाइम बचता है, आपको जाना नहीं पड़ता है कहीं, राइट। तो सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस, ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड वाइज। सेकेंडली आपका आ जाएगा कैरेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट। तो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट कैसे हो हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 2 से 4 नंबर की वेटेज आपका लेकर चलता है, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जर्नली पूछा जाता है कैरेक्टर स्केच को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कैरेक्टर स्केच को लिखना है। तो ये मत करिएगा कि आपको स्टोरी पता है, बस खाली स्टोरी जानने से कुछ नहीं होगा। चैप्टर की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स को देखना बहुत जरूरी है, और कैरेक्टर आपको क्या करना है, एक पेज ले लो, उस पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिख लो, कौन कौन से कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है स्टोरी में से वो लिख दो, उनके नाम लिख दो, और फिर उनको देखकर रिकॉल करो। यार एक करिकुलर एक्टिविटी करते हो ना आप, वैसे ही एक्स्ट्रा एक्टिविटी है थोड़ी सी। हर संडे एक बारी एक पेपर खोला आपने, एक बारी चैप्टर रीड करा, उसमें से वर्ड्स देख लिए, यार ये तो वोकैब इंक्रीज करे, आगे जाकर भी आपको इंपॉर्टेंट है। स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो अगला आ जाता है वॉच आउट फॉर ग्रामेटिकल एरर्स। ग्रामेटिकल एरर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपने आंसर लिखा, ठीक है, आपने आंसर लिखा, आपको स्टोरी आती है, लेकिन ग्रामर गलत हो रही है, ठीक है। इज वॉज एम आपने गलती लिख दिया, वैसे तो नहीं करोगे, लेकिन हाँ जैसे टेंसेस के रूल गलत कर दिया आपने, शुरुआत लाइन क्या करे, फ्यूचर टेंस में लिख दी, लास्ट की पास्ट में लिख दी, बीच में प्रेजेंट लिख दिया, तो एग्जामिनर ये सोचेगा ना कि भाई तू चाहता क्या है, अरे सुनो ना, कहना क्या चाहते हो, ठीक है, ये स्टोरी है किसकी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ मैं ये कहूँ कि राइटिंग जब आप करते हो, आगे जाके CVT का एग्जाम दोगे, 12th के बोर्ड का एग्जाम दोगे, 11th के पेपर दोगे, तो यार राइटिंग तो हर जगह इंपॉर्टेंट होती है। ग्रामर तो आपने, चलो CBSE ने सिलेबस डाल रखा है, ठीक है, कि ये 5 टॉपिक ग्रामर के आने ही आने हैं। मैं तो 12th क्लास को कहती हूँ भाई ग्रामर के सेशंस को देखा करो, क्योंकि इंप्लाइड होती है। तो 10th के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ग्रामर जरूर करिएगा, क्योंकि आगे कॉम्पिटिटिव लेवल्स पर ना ग्रामर आनी आनी है, राइट। तो ग्रामेटिकल एरर्स जब आप लिख रहे हो, उसको बहुत जरूरी है कि आप देखो साउंड कैसा कर रहा है, अच्छा साउंड कर रहा है, गलत साउंड कर रहा है। कई बार क्या होता है ना, अच्छा साउंड भी करो तो आपको लग रहा है सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। तो आप ग्रामेटिकल, वॉच आउट फॉर ग्रामेटिकल एरर्स कैसे कर सकते हो, जब आपने रेगुलर प्रैक्टिस कर रखी है। तो रेगुलर प्रैक्टिस के लिए मैंने कहा 2 घंटे सफिशिएंट है, 1 घंटा लिटरेचर को दो, 1 घंटा राइटिंग को दो, बस दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। और 1 घंटे में भी मैं आपको कहूं कि मैं एक चैप्टर को अगर आपको 45 मिनट्स में पढ़ा रही हूं, ठीक है, 45 मिनट्स के बाद 15 मिनट में ना बस उस चैप्टर को जितना हमने रीड किया, बस आपको क्या करना है, सेल्फ रीडिंग करनी है। कोड आप लगा लीजिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, वो बात अलग है, लेकिन 45 मिनट से ज्यादा अगर मैंने क्लास ली, ठीक है, तो आप मेरे को वहीं पे रोक देना, मैं पहले बता रही हूँ। 45 मिनट दैट इज द मैक्सिमम टाइम, बहुत लिमिटेड टाइम, आपने बहुत ज्यादा रीड करा, जितना मैंने आपको स्टोरी को समझाया, बस फिर उसके बाद सेल्फ रीडिंग करो, दैट इज सफिशिएंट, राइट। अगला है रिमेंबर द फॉर्मेट्स। फॉर्मेट यार जरूरी होते हैं। देखो ऐसे नहीं होता है ना कि अगर आप कोई बात कहना चाह रहे हो किसी से, तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल ही अच्छा नहीं है तो सामने वाला सुनेगा क्यों, है ना। तो यहां पर भी ना बोर्ड में यही करते हैं कि भाई आप कहना क्या चाहते हो, आपके इमोशंस क्या हैं, आपके थॉट क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, उसे प्रेजेंट तो अच्छी तरह करो, है ना। कहते हैं ना कि आपके दिमाग में बहुत चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर आपने बहुत क्लियरली नहीं बोली है सामने वाले को, तो कैसे समझ में आएगा। वही एग्जामिनर है,
एग्जामिनर कहता है भाई मुझे प्रॉपर फॉर्मेट, मैंने तो बता रखे कि तेरे को कैसे आंसर बताना है, तो फॉर्मेट जरूरी है। तो जैसे आप राइटिंग सेक्शन में करते हो, लेटर लिख रहे हो, ठीक है, बाकी कोई भी चीजें लिख रहे हो, तो उसका फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई अच्छा पहले सेंडर एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, फिर रिसीवर एड्रेस आएगा, सारे के सारे एक ही साइड पर लिखे जाएंगे, उल्टे सीधे डांस मत करा देना उनको, है ना। ओपनिंग लाइन क्या है, क्लोजिंग लाइंस क्या है, तो ये तो गाइडलाइंस को आपको रीड करना पड़ेगा। अगला आ जाता है सॉल्व प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर। ये जब हमारा बहुत लास्ट टाइम होता है कि जब हम सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जब तक हमारा पूरा सिलेबस हो जाता है। अब यहां तक मैं कहूं कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको टाइम मैनेज बहुत अच्छी तरह करना पड़ेगा। अब टाइम मैनेज कैसे होगा, अगर आपने ये 4 चीजों को बहुत अच्छी तरह किया, अगर ये 4 चीजें आपने बहुत अच्छी तरह मैनेज कर ली ना, तो अल्टीमेटली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर्स जो हैं वो आपके लिए मोस्ट इजीएस्ट वे होगा। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कंटिन्यूटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंटिन्यूटी के लिए आपको कोर्स को परचेज कर ही लो, मैं तो कहती हूँ। ठीक है, यहाँ आपको लग रहा होगा मैं कोर्स बेचने आई हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको बस एक अपनी एडवाइस दे रही हूँ कि अगर आपको कंटिन्यूटी लानी है, क्योंकि 2 घंटे आपको डेली पढ़ना है, ठीक है, और अगर एक टीचर आपको पढ़ा देगी तो आपको क्या होगा कि आपको एक कंटिन्यूटी बनी पड़ेगी। आपको लगेगा अच्छा इस समय क्लास है, इस समय हमें रीड करना है, ठीक है, इतना टाइम लिमिट है हमारे पास, फटाफट से आप रीड करोगे, पेपर पे वोकैब को वर्ड को लिखोगे, और डाउट होगा तो इंस्टेंट पूछ लोगे, रिकॉर्डिंग में नहीं पूछा जाता। और पूरा जो हमारा कोर्स है वो लाइव है, ताकि आपके जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो कोड आपको मैं बता रही हूँ बार बार, RUBENA और 10 आपको ये यूज करना है। स्पेलिंग को याद रखिएगा, यहाँ पर ई है, आई नहीं है, ठीक है, रुबैना है, राइट। तो आप ये कोड को यूज करिए, मैक्सिमम डिस्काउंट को पाइए। तो ये 5 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 10th के बोर्ड एग्जाम्स दोगे। और 9th से बहुत वेरी करेगा बेटा ये, क्योंकि 9th में हमारे मार्क्स चल जाते हैं, क्योंकि हमें 10th में आना होता है। लेकिन 10th की मार्कशीट ना, मैं अभी तक कहूँ, मुझे कोई भी काम कराना होता है ना, तो वो कहते हैं कि 10th की मार्कशीट लेकर आओ डेट ऑफ बर्थ के लिए, ठीक है, 10th की मार्कशीट लेकर। और 10th की मार्कशीट ना यार, आप बाद में जितने भी इंटेलिजेंट हो जाओ 12th में या ग्रेजुएशन लेवल में, आपने टॉप मार दिया, लेकिन 10th की मार्कशीट के नंबर ना आपके बुढ़ापे तक ना लोग देखेंगे, अच्छा 10th में इतने आए थे। तो 10th की क्लास में सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसके लिए आपको ये 5 पॉइंट याद रखने जरूरी हैं। ठीक है, एग्जाम का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, वॉच आउट फॉर द ग्रामेटिकल एरर, साथ ही साथ रिमेंबर द फॉर्मेट। लास्ट में हम करेंगे सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैंपल पेपर्स को। ठीक है, ये पॉइंट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स को फटाफट से परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लासेस में लेकर आ रही हूँ। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ दिन के 2 घंटे आप मुझे दीजिए, और लास्ट में ना आपको टेंशन फ्री रहेंगे आप। ठीक है, ये मैं आपको कह सकती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको और कोई डाउट है, किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए, तो मुझे फटाफट से बता देना, क्योंकि मैं फटाफट से अब अपलोड कराऊंगी, बहुत दिन हो गए, है ना। तो जल्दी जल्दी अब हम मिलते हैं लाइव सेशन पे वही धमाकेदार वीडियोज़ के साथ, और होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच एवरीवन। साइंस एंड फन पर बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।